हेलो बच्चों, कैसे हो आप लोग। अगर बेटा जी हम लोग बात करें आर्तव चक्र क्या होता है, जो आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं, तो आर्तव चक्र स्त्रियों में होता है। स्त्रियों में कहाँ होता है? इनके गर्भाशय और अंडाशय के अंदर एक चक्रीय परिवर्तन चलता है और इसी चक्रीय परिवर्तन को हम नाम क्या दे देते हैं? आर्तव चक्र। तो आप परिभाषित कैसे करेंगे? स्त्रियों के गर्भाशय और अंडाशय में एक चक्रीय परिवर्तन चलता है जिसे हम नाम दे देते हैं आर्तव चक्र। ये परिवर्तन कितने दिनों में दोहराया जाता है? 28 से 29 दिनों में दोहराया जाता है। ये औसत है, याद रखिएगा आप लोग। किसी किसी में ये 24-25 दिन में ही आर्तव चक्र पूरा हो जाता है, किसी किसी में 35 दिन भी लग जाता है। डिपेंड करता है शरीर में बनने वाले हार्मोन्स का नियंत्रण कैसे है, तो वो बाद में, लेकिन औसत 28 से 29 दिन का होता है। तो ये याद रखिएगा। आर्तव चक्र कब शुरू होता है? तो वयस्कावस्था। वयस्कावस्था मतलब जब लड़की की उम्र 12 से 13 वर्ष होती है तब ये साइकिल शुरू हो जाता है। और कब तक चलता है? 45 से 50 वर्ष तक ये चलता है। ये नाम याद रखिएगा। जैसे हम पुरुषों में अगर बात करें तो शुक्राणुओं का निर्माण 13 से 14 साल में शुरू होता है और वृद्धावस्था तक चलता है। लेकिन स्त्रियों में आर्तव चक्र जो होता है, अंडाणुओं का जो निर्माण होता है, ये 12 से 13 वर्ष की अवस्था में शुरू होता है और 45 से 50 में समाप्त हो जाता है। तो ये टर्म भी आप ध्यान रखिएगा। अब आर्तव चक्र में कितनी घटनाएं होती हैं, क्या क्या हम लोग इसमें पढ़ेंगे, इसको हम पहले मिटा देते हैं। देखिए, आर्तव चक्र को हम लोग 4 घटनाओं में बांट करके पढ़ते हैं। कौन कौन सी घटना? ऋतुस्राव प्रावस्था, पुटकीय प्रावस्था, अंडोत्सर्गीय प्रावस्था और श्रावण प्रावस्था। अब इन प्रावस्थाओं में क्या क्या होता है एक एक करके हम लोग डिस्कस करते हैं। अगर आप डायग्राम की बात करें तो यहाँ पे मैंने कुछ नाम लिखे हैं और यहाँ पे इस डायग्राम में अगर देखें तो ये वाला जो हिस्सा है ये गर्भाशयी परिवर्तन, यानी गर्भाशय के अंदर कौन कौन से परिवर्तन होंगे। ये वाला अगर हम बात करें यहाँ से यहाँ तक तो अंडाशय के अंदर कौन कौन से परिवर्तन होंगे। ये जो 2 नाम देख रहे हैं, ये जो 2 लाइनें, ये अंडाशय से स्रावित हार्मोन्स के हैं और ये अंडाशय के अंदर परिवर्तन है। अगर ऊपर हम देखें तो ऊपर का हमारा है पीयूष ग्रंथि के हार्मोन्स। तो यानी ये जो हमारे हार्मोन्स हैं यही इस चक्र का नियंत्रण करते हैं। अभी हार्मोन्स के बारे में हम आगे डिस्कस करते हैं। तो सबसे पहली जो प्रावस्था है वो है ऋतुस्राव प्रावस्था। तो अगर हम ऋतुस्राव प्रावस्था की बात करें, पहली प्रावस्था हमारी कौन सी है? ऋतुस्राव। ऋतुस्राव प्रावस्था। ऋतुस्राव प्रावस्था कितने दिनों का होता है? तो नाम याद रखिएगा, 1 से 5 दिनों। यानी ऋतुस्राव प्रावस्था 1 से 5 दिनों के मध्य चलती है। इसमें क्या होता है? देखो बेटा, अगर हम गर्भाशय की थोड़ी सी संरचना आपको बना दें तो आप आराम से समझ जाएंगे। ये छोटा सा हमने बना दिया गर्भाशय, और ये गर्भाशय की हो गई आंतरिक भित्ति जिसको अंतःस्तर के नाम से जाना जाता है। तो ऋतुस्राव प्रावस्था में क्या होता है? गर्भाशय का आंतरिक स्तर टूटने लगता है, और जब ये आंतरिक स्तर टूटने लगता है तो यहाँ पर जो रुधिर वाहिनियाँ रहती हैं वो भी टूट जाती हैं। तो रुधिर वाहिनियाँ जब टूट जाती हैं तो रुधिर निकलता है, तो रुधिर वाहिनियाँ और ये आंतरिक का टूटा हुआ भाग सब मिल करके तरल के रूप में वजाइना से बाहर आता है। इसी को हम नाम दे देते हैं ऋतुस्राव, यानी मेंस्ट्रुएशन। तो पहली प्रावस्था यानी आर्तव चक्र की शुरुआत कहाँ से होती है? ऋतुस्राव से होती है। ऋतुस्राव क्या होता है? ये रुधिर कहाँ से आता है? तो आप क्या कहोगे? गर्भाशय के आंतरिक स्तर, अंतः स्तर की जो कोशिकाएं होती हैं वो टूटने लगती हैं, जिससे इसमें जो रुधिर वाहिनियाँ रहती हैं वो भी टूटने लगती हैं। जब रुधिर वाहिनियाँ टूटने लगती हैं तो रुधिर और टूटा हुआ भाग तरल के रूप में वजाइना से बाहर आता है, और इसी को हम नाम दे देते हैं ऋतुस्राव। ये कितने दिनों तक चलता है? मैक्सिमम 3 से 5 दिनों तक चलता है, उसके बाद ये बंद हो जाता है। तो पहली प्रावस्था क्लियर हो गई। दूसरी प्रावस्था पे आए तो दूसरी प्रावस्था का नाम है बेटा जी पुटकीय प्रावस्था। पुटकीय यानी फॉलिकुलर फेज।
फॉलिकुलर फेज में क्या होता है, दो चीजें होती हैं। अगर हम इसको मिटा दें, हमारी दूसरी प्रावस्था क्या है, पुटकीय प्रावस्था। पुटकीय प्रावस्था, इसमें क्या होता है बेटा, देखो पुटकीय प्रावस्था में क्या होता है, गर्भाशय के अंदर जो प्राथमिक फॉलिकल होता है, प्राइमरी फॉलिकल जिसे कहते हैं, इसका विकास शुरू हो जाता है। तो प्राथमिक फॉलिकल सबसे पहले परिवर्तित होता है द्वितीयक फॉलिकल में, द्वितीयक फॉलिकल आगे चल करके परिवर्तित होता है तृतीयक फॉलिकल में, और तृतीयक फॉलिकल आगे चल करके एक परिपक्व ग्रेफियन फॉलिकल में परिवर्तित होता है। तो यानी फॉलिकल्स का विकास होता है 6 दिनों से लेकर के 13 दिनों के मध्य। तो इसीलिए इस प्रावस्था को हम नाम दे देते हैं पुटकीय प्रावस्था। यह कितने दिनों के बीच का है, तो 6 से आप 13 दिनों के बीच का, याद रखिएगा। इसमें क्या होता है, तो हमारे जो फॉलिकल, पुटक का मतलब होता है बेटा जी फॉलिकल्स, इंग्लिश है पुटक का फॉलिकल। तो ये जो फॉलिकल गर्भाशय के अंदर पाए जाते हैं, इनका विकास शुरू हो जाता है। तो प्राथमिक फॉलिकल द्वितीयक, द्वितीयक से तृतीयक, तृतीयक से एक परिपक्व ग्रेफियन फॉलिकल में परिवर्तित होता है। इसीलिए इस अवस्था का नाम है पुटकीय प्रावस्था। क्लियर हो गया। ये जब हमारे फॉलिकल्स विकसित होते हैं तो इनमें क्या क्या परिवर्तन होता है, इसको हम एक अलग लेक्चर बना देंगे, क्योंकि ये बहुत कॉम्प्लेक्स प्रोसेस है, तो उसको हम डिटेल में पढ़ेंगे एक अलग लेक्चर में। तो इस पे अभी ज़्यादा टेंशन मत लीजिएगा। अभी केवल इतना याद रखना है कि प्राथमिक फॉलिकल विकसित होकर के परिपक्व ग्रेफियन फॉलिकल में परिवर्तित हो जाता है। बस इसके अंदर हमारा अंडजननी यानी उगोनिया रहता है, जो आगे चल करके अंडाणु का निर्माण करता है। तो ये पूरा परिवर्तन, इसके लिए हम एक अलग से वीडियो बना देंगे। अब आगे चलते हैं 14वें दिन। अच्छा, ये दोनों प्रावस्था यहाँ रोक के अगर हम बात करें आपसे, इस यानी गर्भाशय और अंडाशय के अंदर ये परिवर्तन हो क्यों रहे हैं, यानी गर्भाशय का आंतरिक स्तर टूट क्यों रहा है, टूटता है तो दुधी स्राव होता है, इसको हम बना देते हैं ये। तो ये परिवर्तन क्यों होते हैं, तो नाम याद रखिएगा बेटा जी, पीयूष ग्रंथि के द्वारा स्रावित हार्मोन्स और अंडाशय के द्वारा स्रावित हार्मोन्स, इन दोनों हार्मोन्स के कारण ये परिवर्तन होता है। पीयूष ग्रंथि से कौन कौन से हार्मोन्स निकलते हैं, तो 2 हार्मोन्स LH और FSH, ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन्स और फॉलिकुलर स्टिमुलेटिंग हार्मोन्स। अंडाशय से कौन से हार्मोन्स स्रावित होते हैं, तो एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरॉन, ये दोनों हार्मोन्स निकलते हैं। कहाँ से, समझते हैं। देखो, शुरुआत जब होता है तो पीयूष ग्रंथि से LH और FSH निकलता है। तो LH FSH क्या करता है, इन फॉलिकल्स के विकास को उत्प्रेरित करता है। और जब ये फॉलिकल्स विकसित होने लगते हैं तो इन्हीं वृद्धि करते हुए फॉलिकल्स से एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन्स का स्रावण होता है। तो अगर आपसे पूछा जाए अंडाशय के अंदर कहाँ से हमारा एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन स्रावित होता है, तब आप क्या कहेंगे, वृद्धि करते हुए फॉलिकल। अब इन दोनों में अगर देखें तो हमारा एस्ट्रोजन का लेवल ऊपर है, प्रोजेस्टेरॉन का नीचे है। क्यों, क्योंकि वृद्धि करते हुए फॉलिकल दोनों हार्मोन्स बनाते हैं, लेकिन हमारा जो एस्ट्रोजन का लेवल होता है ये बहुत ज़्यादा होता है, जबकि प्रोजेस्टेरॉन का जो लेवल होता है ये बहुत कम होता है। तो ये याद रखिएगा। अब ये एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरॉन क्या काम करते हैं, ये गर्भाशय की जो अंतः स्तर टूटी हुई रहती है, इसको पुनः वृद्धि करवाना प्रारंभ कर देते हैं। यानी प्रारंभ में जो टूट जाता है गर्भाशय का आंतरिक स्तर, अब उसको पुनः वृद्धि करवाना ये प्रारंभ कर देते हैं। कौन, एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरॉन, ये दोनों मिल करके। अब अगर एकदम मध्य में आए, तीसरे प्रावस्था की बात करें, तो तीसरा प्रावस्था है हमारा अंडोत्सर्गीय प्रावस्था। अब इसको ध्यान से समझना, यहां से क्वेश्चन कई बार पूछा है, 2 ही क्वेश्चन बनते हैं। क्या, अंडोत्सर्गीय प्रावस्था में क्या होता है, कब होता है, 2 चीजें। तो अंडोत्सर्गीय प्रावस्था जो है ये 14वें दिन, यानी जब आर्तव चक्र एकदम मध्य में पहुंच जाता है 14वें दिन, और ये हमारा
जो प्राथमिक फाल्किल होता है ये परिपक्व होकर के ग्रेफियान फाल्किल में परिवर्तित हो जाता है, तो अचानक 14वें दिन LH और FSH की श्रावण की मात्रा बहुत तेजी से बढ़ जाती है। इसमें खास करके LH की मात्रा बहुत ज़्यादा हो जाती है। इस LH हार्मोन्स के प्रभाव से परिपक्व ग्रेफियान फाल्किल हमारा फट जाता है और इसमें जो अंडाणु होता है वो इससे बाहर आ जाता है। तो अब अंडोत्सर्गीय क्यों कहा गया? क्योंकि ग्रेफियान फाल्किल जब फट जाता है तो अंडाणु बाहर आ जाता है और इसी प्रावस्था को हम नाम दे देते हैं अंडोत्सर्गीय प्रावस्था। यह प्रावस्था कब होता है? तो नाम याद रखना 14वें दिन, यानी मेंस्ट्रुअल साइकिल आर्तव चक्र के एकदम मध्य में होता है। तो ये पॉइंट इसमें आप लोग याद रखिएगा पूरा। अब आते हैं आगे, चौथी प्रावस्था जो है ये है श्रावण प्रावस्था। ये क्या होता है? देखो बेटा, जब हम आगे बढ़ते हैं तो ये जो ग्रेफियान फाल्किल फटा तो इसमें से अंडाणु बाहर आ गया। अब ये अंडाणु चले जाएगा अंडवाहिनी में, जहाँ शुक्राणु आके निषेचन करेगा। निषेचन करेगा तो निषेचन के बाद जाइगोट बनेगा और जाइगोट गर्भाशय के अंदर आकर के अंतरोपण करेगा, यानी एक शिशु का विकास करना है। तो ये जो गर्भाशय का आंतरिक स्तर टूटा था, इसका विकास बहुत जरूरी होता है। तो ग्रेफियान फाल्किल जब फट जाता है तो इसका जो शेष बचा भाग होता है यह एक नई संरचना बना लेता है, जिसे हम नाम दे देते हैं कार्पस ल्यूटियम। अब ये कार्पस ल्यूटियम जो है ये भी एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन्स का स्रावण करेगा, लेकिन अब उल्टा हो जाएगा। यहाँ पर प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन्स का स्रावण कार्पस ल्यूटियम बहुत ज़्यादा करता है, जबकि एस्ट्रोजन का कम करता है। तो यहाँ पे ये नाम याद रखिएगा। तो कार्पस ल्यूटियम क्या कहता है? प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन्स का स्रावण बहुत ज़्यादा कहता है। ये हार्मोन्स क्या कहता है? तो देखो, जैसे जैसे इसका लेवल बढ़ा है तुरंत गर्भाशय की अंतःभित्ति बहुत तेजी से परिपक्व हुई है। तो यानी प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन्स गर्भाशय के अंतः स्तर को परिपक्व करता है, मैच्योर करता है। तो ये पॉइंट आप लोग याद रखिएगा। चूंकि कार्पस ल्यूटियम से भारी मात्रा में प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन्स का स्रावण होता है, इसीलिए हम इसे नाम दे देते हैं श्रावण प्रावस्था। अब अगर निषेचन, जो अंडाणु निकलता है, अगर निषेचन हो गया तो ये कार्पस ल्यूटियम ऐसे ही जैसे बना है वैसे ही बना रहता है और भारी मात्रा में प्रोजेस्टेरॉन का स्रावण करता रहता है। और स्रावण जब करता रहता है तो गर्भाशय के आंतरिक स्तर, ये हम बना दें, ये गर्भाशय का आंतरिक स्तर है, तो गर्भाशय के आंतरिक स्तर में आकर के अंतरोपण हो जाएगा और शिशु का विकास होगा। ये क्रिया होती है। लेकिन अगर ये जो अंडाणु निकला है ये शुक्राणु के साथ नहीं मिला, यानी निषेचन नहीं हुआ, तो ये कार्पस ल्यूटियम धीरे धीरे डीजेनरेट हो जाएगा, यानी नष्ट हो जाएगा। और जब ये नष्ट हो जाएगा तो प्रोजेस्टेरॉन और एस्ट्रोजन का लेवल पुनः घटने लगेगा। और जब ये घटने लगेगा तो गर्भाशय की अंतः स्तर फिर से टूटना प्रारंभ कर देगी और फिर से एक नया आर्तव चक्र शुरू हो जाएगा। तो याद रखना, आर्तव चक्र कब तक चलेगा? जब तक निषेचन नहीं होगा। लेकिन अगर निषेचन हो गया तो इस आर्तव चक्र में जितनी घटनाएं हैं सारी की सारी पूरी तरह से रुक जाती हैं। तो इतना टर्म आपको याद रखना है किसके अंदर? आर्तव चक्र के अंदर। इस वीडियो को अगर ना समझ में आए, एक बार में क्लियर हो, 2 बार देखें, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अब एक बार हम समरी थोड़ा सा आपको बता देते हैं। आर्तव चक्र क्या होता है? स्त्रियों के गर्भाशय और अंडाशय में एक चक्रीय परिवर्तन चलता है जिसे आर्तव चक्र कहते हैं। यह आर्तव चक्र 4 प्रावस्थाओं में पूरा होता है। पहला है ऋतुस्राव, जिसे रसोस्रावण भी कहते हैं। ऋतुस्राव में क्या होता है? गर्भाशय का अंतः स्तर टूटता है जिससे रुधिर निकलता है। रुधिर और टूटा हुआ भाग निकल करके बाहर आता है। पुटकीय प्रावस्था दूसरी प्रावस्था है। इस प्रावस्था में फॉलिकल्स का विकास होता है। अंडोत्सर्गीय प्रावस्था, नाम याद रखना, यह कब होता है? आर्तव चक्र के मध्य में, यानी 14वें दिन। इसमें क्या होता है? परिपक्व ग्रेफियान फाल्किल फट जाता है, अंडाणु बाहर आ जाता है। ये फटता किसके प्रभाव से है? LH हार्मोन्स के स्रावण की मात्रा अचानक बढ़ जाती है।
लास्ट है श्रावण प्रावस्था। श्रावण प्रावस्था में क्या होता है, कार्पस ल्यूटियम का बचा हुआ भाग, ग्रेफियन फाल्किल का बचा हुआ भाग कार्पस ल्यूटियम बना लेता है और इस कार्पस ल्यूटियम से, यानी बचा हुआ भाग कार्पस ल्यूटियम बन गया और ये कार्पस ल्यूटियम भारी मात्रा में प्रोजेस्टेरॉन का स्रावण करता है जो गर्भाशय के अंतः स्तर को मेंटेन कर देता है। तो इतना नाम आप याद रखिएगा। अगर निषेचन हो गया तो प्रेगनेंसी होती है, निषेचन नहीं होता है तो कार्पस ल्यूटियम डीजेनरेट करने लगता है जिससे हार्मोन्स का लेवल घटता है और ये इंडोमेट्रियम टूटने लगता है गर्भाशय का, जिससे एक नया आर्तव चक्र शुरू हो जाता है। तो हमको लगता है इसमें पूरा क्लियर होगा। इसका फोटो एक बार अच्छे से आप लोग खींच लीजिएगा। अगली टर्म यानी अगली क्लास में हम आपको बताएंगे ये जब फॉलिकल्स विकसित होते हैं तो इनमें क्या परिवर्तन होता है। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू।